how many 3-digit integers less than 400 are such that the sum of the 100 and the unit digit is equal to the square of the 10 digit। अब सवाल देखें कितना कॉम्प्लेक्स, समझ ही नहीं आ रहा एक बारी में। देखें 100 10 यूनिट, सवाल ये कह रहा है कि जब मैं 100 और यूनिट डिजिट को ऐड करूंगा ना, तो वो जो 10 डिजिट होगा वो उनका स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आराम से। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल की शुरुआत कहां से होगी, मैं 10 डिजिट में सबसे पहले 1 रखूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब 1 जो होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1, अब आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखेंगे, इसकी लाइन में लिखता हूं मैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 किन दो नंबर को ऐड करके आता है, 1 आता है 0 और 1 को ऐड करके। तो अगर 10 डिजिट है 1 और उसका स्क्वायर भी 1 है, तो 100 और यूनिट डिजिट के सम के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 100 डिजिट को 1 और यूनिट डिजिट को 0 कह सकता हूं। अच्छा, मैं इसको उल्टा नहीं लिख सकता, 100 डिजिट को 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि 100 डिजिट को अगर मैंने 0 लिख दिया तो वो तो 3 डिजिट रहा ही नहीं, वो तो 2 डिजिट हो गया, क्योंकि 100 डिजिट में 0 है तो वो तो इररिलेवेंट है। ठीक है। अच्छा, अभी और बेहतर समझ आएगा जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब जो अगला 10 का डिजिट होगा वो 2 होता है, लेकिन हम 10 डिजिट में 2 नहीं लिख सकते। क्यों भाई, हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। सवाल क्या कह रहा है, अच्छा हम इसको 2 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 10 डिजिट का स्क्वायर, तो हम यहां तो 2 ही लिखेंगे, ये बात तो क्लियर है। 4 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन जो 100 और यूनिट डिजिट है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 100 और यूनिट डिजिट को ऐड करने से 10 डिजिट का स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 कब कब आता है, 1 3, 1 3 का मतलब यहां 1 यहां 3, और उल्टा भी लिख सकते हैं, और 2 2, तो 2 2। अब आए प्रूफ करें, आप अपने दिमाग से प्रूफ करें इसको। 1 और 3 का सम होता है 4, सम ऑफ 100 एंड यूनिट डिजिट 4, और 4 क्या 10 डिजिट का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल 2 का स्क्वायर है। तो ये 4 आंसर्स हो गए अब टोटल, 1 2 3 4। आगे चलेंगे, अगला नंबर होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 10 डिजिट तो 3 है। ठीक है, अब 9 किन किन को ऐड करने से आता है, 1 8 2 7 3 6 4 5। ठीक है, यहां हमने 1 लिख लिया, यहां 8 लिख लिया। उल्टा नहीं लिख सकते, 8 और 1 को उल्टा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, 3 डिजिट लेस देन 400, ये अच्छा खासा मुश्किल सवाल है। ये पेपर में आया तो ये छोड़ने वाला सवाल में काउंट होगा, ये बात रखिएगा। पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना छोड़ने वाले होते हैं, तो एक एवरेज बंदा इस सवाल को छोड़ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सवाल है। 2 7 बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 6 बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 4 5 नहीं लिख सकते। 4 5 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो 400 से आगे निकल जाएगा। तो ये 3 और आ गए। अब जब मैं 4 पे गया, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 का मसला ये है कि 16 को जब मैं वैल्यूज को ऐड करूंगा तो 16 हमेशा बड़ी बड़ी वैल्यूज से होता है। 16 हमेशा दो बड़ी वैल्यूज से ऐड करके निकलता है। देखिए मैं बताता हूँ, 115, 15 तो मतलब 1 डिजिट नहीं है, यहाँ 15 कैसे लिखूंगा, यहाँ 15 तो लिख ही नहीं सकता। इसी तरह 2 14 और सारी वैल्यूज चेक करेंगे, कोई भी नहीं आएगी। तो सिर्फ ये 7 वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज जो मेरी कहानी को प्रूव कर रही है। तो टोटल 7 वैल्यूज, डी डॉग हमारा जवाब है। द सम ऑफ 11 डिफरेंट इंटीजर्स इज 0। 11 इंटीजर्स का सम है 0। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है, जब 11 के 11 0 हो, या फिर सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो। व्हाट इज द वन लीस्ट नंबर ऑफ दीज इंटीजर्स, व्हाट इज द एट लीस्ट होना चाहिए, व्हाट इज द एट लीस्ट नंबर ऑफ दीज इंटीजर्स दैट मस्ट बी पॉजिटिव। कम से कम कितने पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर 11 नंबर्स हैं और एक नंबर को मैंने पॉजिटिव ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो एक नंबर पॉजिटिव लिया है वो मैंने लिया है 22,
एक नंबर पॉजिटिव। तो अगर मुझे 22 को कैंसिल आउट करना है तो मैं 10 दफा -2 ले लूंगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप इसको सम करेंगे ना तो इसका सम 0 बिल्कुल आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव जो नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर, वो इन 10 के 10 पे काफी है। तो अगर 11 नंबर्स का मुझे सम 0 लेकर आना है तो कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होना जरूरी है। इसका आंसर हो गया बी बॉल। अच्छा, मजे की बात बताऊं, यही अगर सवाल में लिखा होता विच व्हाट इज द एटलीस्ट वन नंबर ऑफ दीज दैट मस्ट बी नेगेटिव, तब भी जवाब 1 होता। क्योंकि एक -2 को काटने के लिए 10 + 2 काफी है। अच्छा, ये 20 ले ले इसको, हाँ 20, 22 तो 11 हो जाएगा ना, तो 20 था, सॉरी। तो अगर नंबर है पॉजिटिव 22 तो 10 दफा मैं अगर -2 लूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर एक नंबर है -20 तो 10 दफा अगर मैं +2 लूंगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 11 नंबर्स का सम 0 लेकर आना है तो एक नंबर पॉजिटिव होना लाजमन है। बी बॉल जवाब। आसान सवाल है। अगर आप सवाल को पढ़ेंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अपीयर इन द सीक्वेंस, ईच पॉजिटिव इंटीजर k अपीयर्स इन द सीक्वेंस k टाइम्स। मतलब जितना वो नंबर है उतनी दफा वो रिपीट हो रहा है। 1 एक दफा, 2 दो दफा, 3 तीन दफा, 4 चार दफा, इसी तरह 5 5 दफा, 6 6 दफा, इस तरह होगा। तो हमें बताना है इन द सीक्वेंस each term after the first is greater than or equal to the each of the terms before it। जाहिर सी बात है, अगर 4 चार दफा है तो 5 तो 5 दफा आएगा, और फिर 6 6 दफा आएगा। if the integer 12 first appears in the sequence as the nth term, हमें बताना है जब 12 पहली दफा आया है तो वहां तक टिल 12 फर्स्ट टर्म कितने नंबर्स हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो 1 एक दफा था, 2 दो दफा, 3 तीन दफा आ रहा था, 4 4 दफा आ रहा था, 5 5 दफा, 6 6 दफा, 7 7 दफा, 8 8 टाइम्स आया था, 9 9 टाइम्स आया था, 10 10 टाइम्स आया था, 11 11 टाइम्स आया था। और अब सबसे मशहूर गलती, लोग यहाँ पर 12 लिख देते हैं, रॉन्ग। भाई यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है। तो 12 तो एक दफा आया है ना। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि जैसे ही पहला 12 आया हमें रुकना है, तो जैसे ही पहला 12 आया हम रुक गए। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि हमारे पास इस पूरी सीरीज में होंगी। ऐड कर लेते हैं, 3 6 10 15 21 28 36 plus 9 45 55 55 plus 11 66 66 plus 1 67। यानी कि 12 जब फर्स्ट दफा आएगा वहां तक 67 वैल्यूज, वहां तक। If a man can perform a journey of 275 miles in 4 days of 11 hours each, तो आपके पास क्या क्या है? माइल्स है, और क्या है? डेज हैं, और क्या है? आवर्स हैं। बस, ठीक है। 275 माइल्स थे, 4 डेज थे, 11 घंटे थे। then how many days of 8 hours, how many days of 8 hours? अच्छा 8 hours मैंने गलत लिख दिया, 8 hours तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए hours के कॉलम में। 8 hours, how many days of 8 hours? डेज नहीं पता। परफॉर्म अ 450 माइल जर्नी, तो आपका लीडिंग कॉलम कौन सा हुआ? ये आपका लीडिंग कॉलम हो गया, बिकॉज यहाँ आपका नोन बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आप माइल्स का डेज के साथ रिलेशनशिप देखेंगे और बना देंगे अपना यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो माइल्स और डेज, जितने ज्यादा माइल्स ट्रेवल करने होते हैं उतना ज्यादा दिन लगते हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नाउ 275 टाइम्स x is equals to 4 multiplied by 450। अब माइल्स गया, अब आप माइल्स को भूल जाए। अब आप रिलेशनशिप देखेंगे डेज का आवर्स के साथ, तो दोनों ही टाइम है। ठीक है, दोनों ही टाइम है। अब देखिए ना, आप यहाँ पे बेसिकली
टाइम को ही टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। एक डेज में टाइम है और एक क्या है, आवर्स में टाइम है। अब देखिए इसमें होगा क्या, अगर आप ऐसे सोचें कि आप जर्नी परफॉर्म कर रहे थे एक सर्टेन नंबर ऑफ माइल्स की, आप जितने ज्यादा दिन की ट्रैवलिंग करेंगे उतने कम आवर्स पर डे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एरो अपवर्ड्स बना दिया गलती से, इसको मैं सही कर देता हूं। या आप ऐसे समझ लें, ठीक है, ऐसे समझ लें कि मैंने आपको होमवर्क दिया कुछ, मैंने बोला आपने होमवर्क कंप्लीट करना है, रोजाना बैठना है 3 घंटे और आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा 8 दिनों में। लेकिन आपने सोचा मैं रोजाना बैठूंगा 6 घंटे, यानी आपने बोला मैं रोजाना ज्यादा घंटे बैठूंगा। तो अगर आप रोजाना ज्यादा घंटे बैठेंगे, यानी इन घंटों की तादाद अगर बढ़ा दी जाए, तो आपके डेज की तादाद जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या अगर आप डेज की तादाद बढ़ा दें तो आप रोजाना कम घंटे काम कर रहे होंगे। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी डेज और आवर्स यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड है। यानी 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 11 से। कहाँ लिखा हुआ है आपका 4, ये रहा लिखा हुआ 4, इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 11 से। और x मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 से। और कहाँ लिखा हुआ है आपका x, ये रहा आपका x, ये होगा मल्टीप्लाई 8 से। अब आप यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व कर दें। 275 टाइम्स 1 एंड 275 नहीं सॉरी 275 टाइम्स 1 से नहीं होगा कैंसिल, इसको मैं सही कर लेता हूँ। 25 का टेबल पढ़ लेते हैं, या 5 के टेबल से थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं। तो दिस इज 275 टाइम्स x टाइम्स 8। ओके, तो क्या क्या कैंसिलेशन हो रही है हमारे पास, ठीक है। 11 टाइम्स 1, 11 टाइम्स 2 22 होता है, 5 रह गया 55, 11 टाइम्स 5 55, ये हो गया बड़े आराम से। 25 टाइम्स 1 एंड 25 टाइम्स 1 25 होता है, आपके पास 20 बचा, एक 0 लगा, 200 हो गया। 25 8 से 200 होता है, और भी आराम से। 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 9, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 9 डेज। 9 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेन रूल जो हमने सीखा हुआ है, करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन एप्पल हो गया। Abid, Asad और Ali ran a race of 1000 meters. Abid gave start of Asad to 50. ये पूरा डिस्टेंस है 1000, ठीक है। आबिद ने असद को 50 का स्टार्ट दिया, तो आबिद तो यहाँ पर है 0 पर। असद जो होगा ऊपर ही लिख लेते हैं, असद को 50 का स्टार्ट दिया तो असद 50 पर होगा। और आबिद ने असद को 50 का स्टार्ट दिया था, और आबिद ने ही अली को 69 का स्टार्ट दिया, यानी कि अली 69 पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी, आबिद के पर्सपेक्टिव में दोनों बातें हुई हैं। सवाल बहुत आसान है, व्हाट इज द स्टार्ट गिवन बाय असद टू अली। असद क्योंकि 50 पर है, अली 69 पर है, तो 69 माइनस 50, 19 मीटर्स का स्टार्ट दिया है असद ने अली को। सी कैट हमारा जवाब। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज x, तो 40th मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा। अब ये समझने वाली चीज है। देखें, अगर पहला मल्टीपल है 1, तो दूसरा मल्टीपल होगा x प्लस 3, तीसरा मल्टीपल होगा x प्लस 6। अगर हम इस तरह करने बैठ गए तो 40th पे तो हमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करके वैल्यूज आगे जा रही हैं। समझने वाली चीज ये कि शुरू में वैल्यू सिर्फ x है, तो अगर मुझे 40th मल्टीपल पे जाना है, 40th मल्टीपल पे, तो मुझे 39 दफा प्लस 3 करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, समझने वाली बात है। जब हम एक दफा आगे गए तो हमने एक दफा प्लस 3 करा, जब हम दूसरी दफा आगे गए फिर हमने एक और दफा प्लस 3 करा, यानी कि लॉजिकली 2 दफा प्लस 3 कर लिया। जब हम 4 पे जाएंगे तो हम प्लस 3 3 दफा करेंगे, यानी कि x प्लस 9 हो जाएगा। तो जब हमें 40th पे जाना है, 40th मल्टीपल पे, तो हमें x प्लस 39 दफा 3 प्लस करना होगा। ये पैटर्न समझें, यहाँ 3 एक दफा प्लस हो रहा है, यहाँ 3 2 दफा प्लस हुआ क्योंकि हम 2 टर्म आगे गए, 1 से 3 पर गए। 4 पे फिर 3 दफा प्लस होगा। 5 भी दिखा देता हूं मैं आपको,
4 दफा +3 होगा, 4 दफा। तो 40th पे 39 दफा 3 ऐड होगा, तो x प्लस 117 हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि है सी कैट। अच्छा, अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, और इस सवाल में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको गौर से देखिए, आपको जवाब निकालना है 5x माइनस वाई की रेंज निकालनी है। तो अब इसका जो शॉर्टकट है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने। कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब, जब आप x को एक दफा 6 लेंगे, तो आप हाथों हाथ y को एक दफा -5 लेंगे, और इसी x की 6 के साथ आप y को -2 लेंगे। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि x को 6 क्यों लिया जा रहा है, x तो 6 और 10 के बीच में है, बिटवीन है। दो लेस देन का मतलब बिटवीन होता है, x 6 तो नहीं हो सकता, x तो 6 से बड़ा है। देखें, मैं एंड वैल्यूज निकाल कर मैं चारों आंसर निकालूंगा, और फिर मैं उससे रेंज बनाऊंगा। अब देखें, मैंने क्या किया, मैंने x को 6 लिया, और इस 6 के साथ काम नहीं कर, हाँ ये 6 के साथ मैंने दोनों y की पॉसिबल वैल्यूज ले ली। अब मैं x को 10 लूंगा दूसरी वैल्यू, और उसके साथ y की दोनों वैल्यूज ले लूंगा। तो ये करने से मेरे चारों आंसर आ रहे हैं, ये आ रहा है 35, 32, 55, 52। तो 5x प्लस वाई का, अब देखिए क्योंकि मैं एंड पॉइंट्स ले रहा हूं, मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ले रहा हूं, तो ये मेरे चारों पॉसिबल आंसर्स आ गए, और इसमें से दो आंसर्स ऐसे होंगे जो, एक सबसे छोटा आंसर है 32 जो कि यहां से आ रहा है, और एक सबसे बड़ा आंसर है 55। तो 5x प्लस वाई का मेरा जो जवाब आ रहा है वो 32 और 55 के हमेशा बीच में आएगा। तो यूं मेरा जवाब हो जाएगा बी बॉल। बस ये हजम करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि x और y की जो मैंने वैल्यू 6 और 10 ली है, वो मैंने क्यों ली है। देखिए, x को 6 लिया और y को -2 लिया, इससे जो मेरा जवाब आ रहा है 32 तो आंसर नहीं हो सकता। 32 तो वो दो वैल्यूज लेने से आ रहा है x और y की, जो मुझे नहीं लेनी थी। तो मैं फाइनल आंसर में भी 32 को नहीं ले रहा, समझे, मैं 32 में से रेंज बना रहा हूं। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हैवी सवाल है, बस इसका शॉर्टकट अगर याद करना है आपको, तो आप ये कर सकते हैं कि जो x और y के चारों पॉसिबल आंसर्स हैं, छोटे और बड़े, तो उनके आप सारे कॉम्बिनेशन बना लो। उसमें जो सबसे छोटा आंसर होगा और सबसे बड़ा आंसर होगा, वो आपकी रेंज की वैल्यूज होंगी। When 2x is subtracted from 48, 48 minus 2x, 2x 48 से subtract हुआ है, the difference is divided by x plus 3, the result is 4। सिंपल बेसिक इंग्लिश टू मैथ का सवाल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48 minus 2x is equals to 4x plus 12, माइनस 6x ये वहां चला गया, इज इक्वल्स टू -36, x की वैल्यू आ रही है 6। ओके, एक ही ऑप्शन है सी कैट। सबसे मशहूर गलती लोग करते हैं यहाँ पर, ये उल्टा लिख देते हैं इसको, ये जो मैंने येलो हाईलाइट करा है। इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 3 की पावर 2x डॉट का मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई 3 की पावर 2y, 81 होता है 3 की पावर 4। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो गई, बेसिस दोनों साइड पे सेम है, कैंसिल आउट, 2x प्लस 2y हो गया 4, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2 2 जा, और x प्लस y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, वो हमसे यही पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y, तो 2 आंसर है बी बॉल। आसान सवाल था काफी। अगर b a से बड़ा है और a 0 से बड़ा है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, रैंडमली नंबर सपोज कर लें, इसको 3 ले लें, इसको 2 ले लें, डजंट मैटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन a अपॉन b, ये a था, तो a अपॉन b जो है वो बेसिकली 2 अपॉन 3 है, अगर मैं नंबर सपोज कर लूं। तो हमें बताना है कौन a अपॉन b से भी छोटा है। सारे ऑप्शंस में आप a और b की वैल्यू 3 और 2 डालें और आपका जवाब आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन सेंस। अगर आप d को देखें तो कोई भी चीज a अपॉन b छोटी कब होगी,
जब या तो मैं उसका न्यूमिनेटर छोटा कर दूं, न्यूमिनेटर तो सेम है, दोनों के न्यूमिनेटर सेम है, या फिर मैं उसके डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं, या फिर मैं उसके डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं। तो अगर डिनोमिनेटर में b था तो डिनोमिनेटर में अब 2b हो गया, तो इस वजह से वैल्यू और छोटी हो गई। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं, a मैंने 2 लिया है, b मैंने 3 लिया है, 2 से 2 कट गया 1/3, और क्योंकि a अपॉन b की वैल्यू मैंने 2/3 एज्यूम करी थी, तो 2/3 से जाहिर सी बात है छोटा होता है 1/3, तो इस वजह से डी डॉग हमारा जवाब है। इन अ क्लास 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन 200। एक क्लास में 20% बच्चे वो हैं जो ग्रेटर देन 200 पाउंड्स हैं, तो लेस देन 200 जो होंगे, वैसे तो लेस देन इक्वल्स टू 200 जो होंगे वो 80% होंगे, while 25% ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा ये रिमेनिंग है ऑब्वियसली, तो उसमें टी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगेगा, 25% ऑफ द रिमेनिंग आर लेस देन 100 पाउंड्स। तो इन रिमेनिंग में से लेस देन 100 वाले जो हैं वो 25% बच्चे। अब आप कॉमन सेंस लगाएं, लेस देन 200 को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक करा है, लेस देन 200 वाले बच्चों को मैंने एक ब्रेक करा है लेस देन 100 पाउंड्स, तो 200 में से अगर कुछ बच्चे लेस देन 100 वाले हैं तो जो रिमेनिंग होंगे वो 100 और 200 के बिटवीन वाले होंगे। समझें इस बात को, लेस देन 200 में एक कैटेगरी हो गई 100 से कम वाली, तो जो बच गई वो 100 और 200 के बिटवीन वाली होगी, और सवाल भी यही मांग रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर 100 और 200 के बिटवीन। मैं टाइमलाइन से नहीं बताता हूं आपको, ओके, 0 और 200, तो लेस देन 200 तो ये सारा हो गया। एक कैटेगरी है लेस देन 100 वाली, तो जो कैटेगरी बच गई वो यही तो बच रही है 100 और 200 के बिटवीन वाली, ये होंगे 75/100, ठीक है। अच्छा, टी डायग्राम का रूल होता है, रूल ये होता है कि कभी भी वैल्यू को अकेला नहीं लेते, वो जहां से निकली है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई और उसको फिर फर्दर ऊपर मल्टीप्लाई। तो क्योंकि हमें ये चाहिए था, तो 75/100 इंटू 80/100 इंटू 1, ठीक है जी, 3 जा 4 जा 4 जा 5 जा, 4 से 4 कट गया, 3/5 मेरा जवाब है, जो कि ए एप्पल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सवाल। एट अ सुपरमार्केट जॉन स्पेंड्स 1/2 ऑफ हिज मनी ऑन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जॉन ने 1/2 मनी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल पे खर्च कर दी, 1/3 मीट प्रोडक्ट्स पे और 1/6 बेकरी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है जी। तो इससे टोटल निकाल लेंगे, एलसीएम 6 ले लेते हैं, 3 2 1, तो ये हो जाएगा 6/6 यानी कि 1। यानी कि अगर आप लॉजिकली देखें तो जॉन ने अपने टोटल पैसे खर्च कर दिए हैं, क्योंकि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 1 होता है। इफ ही स्पेंड द रिमेनिंग 6 ऑन कैंडी, ये पॉसिबल ही नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं बचे। हाउ मच डिड जॉन स्पेंड एट द सुपरमार्केट, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे बचे ही नहीं है, तो वो कैंडी के पैसे कहां से लाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था, स्मार्ट क्वेश्चन था। हाँ, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आती तो फिर हम रिमेनिंग वैल्यू निकाल के हम प्रोपोर्शनेट यूनिटरी मेथड लगाते, लेकिन जब उसके पैसे ही खत्म हो गए तो कैंडी पे उसने $6 कहां से स्पेंड कर दिए, इसलिए नॉट पॉसिबल। Bakery opened yesterday with its daily supply of 40 dozen rolls. Half of the rolls were sold by noon. 80% of the remaining. अब ये remaining आ गया, यानी कि ट्री डायग्राम का सवाल है, तो हाफ उसने सेल कर दिए, तो रिमेनिंग कितने, रिमेनिंग हाफ है। इन रिमेनिंग में से 80% सेल कर दिए, तो 20% रह गए। सवाल कह रहा है How many dozen rolls have not been sold when the bakery was closed yesterday? तो वो इनके बारे में बात कर रहा है, this इसके बारे में, लेकिन ट्री डायग्राम का रूल है कभी भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लेते, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/5, 1/10 फ्रैक्शन ऑफ रोल्स रहते हैं। टोटल रोल्स 40 थे, 40 डजन, यानी कि 4 डजन रोल्स अभी भी रहते हैं। डी डॉग हमारा जवाब है।
John has Y dollars to spend on some new CDs from Music Plus, an online record store. He can buy any CD at the membership price of X dollars each. To be a member, John has to pay one-time fees of 19. Which of the following expression represents the number of CDs John can purchase from Music Plus? तो जॉन के पास Y डॉलर्स हैं, इन Y डॉलर्स से उसने सबसे पहले मेंबरशिप खरीदी, Y टोटल अमाउंट है, उसमें से उसने मेंबरशिप खरीदी, यानी कि जॉन के पास अब ये पैसे रहते हैं। और मेंबरशिप खरीदने के बाद अब जो सीडी की प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी X डॉलर्स। तो ये अमाउंट उसके पास बाकी है, डिवाइड बाय X करेंगे तो टोटल कितनी सीडी वो खरीद सकता है ये आ जाएगा। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, डी डॉग हमारा जवाब। In a certain store, the regular price of a refrigerator is 600. How much money is saved by buying this refrigerator at 20% of the sale price, यानी कि 80%? ये हो गया 480. Rather than buying it on a sale of 10%, 10% का मतलब 90% वैल्यू रह गई, with an additional discount of 10%, यानी कि अब इसके ऊपर 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। ये दो जीरो ने इन दो जीरो को काट दिया, इन्होंने इनको काट दिया, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 486। तो अगर मैं 20% ऑफ पर खरीदता तो मुझे 480 का पड़ता, अगर मैं दो दफा 10% डिस्काउंट, 10 के ऊपर 10% डिस्काउंट होता तो मुझे 486 का पड़ता। तो मैं कितनी अमाउंट सेव कर लेता? मैं सेव कर लेता $6। ये एप्पल मेरा जवाब है। सवाल देखेंगे, इन अ सर्वे 1200 लोग हैं, वन क्वेश्चन was asked, how many hours do you spend commuting to work? All but 100 people surveyed, all but 100 people surveyed to the question, if n is the number of hours spent of commuting, how many respondents have a commute greater than 0.5? ठीक है जी, ऑल बट 100 पीपल का मतलब है 1200 लोग थे जिसमें से सिर्फ 100 लोगों ने नहीं दिया, 1100 लोगों ने दिया है। हमें बताना है ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5 में ये वाली कैटेगरी भी आएगी और ये 15% वाली कैटेगरी भी आएगी, तो टोटल हो जाएगा 35%। 1100 का 35% निकालना है। देखिए सारी बात यहाँ थी, ऑल बट 100 पीपल, सारे सिवाय 100 के, ये बोलना चाह रहा है ये। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और हमारा जवाब आ जाएगा जो कि बी बॉल हमारा जवाब है। The bar graph shows the percent of houses in 2 different years, which houses prices increase the greatest. A से लेकर E तक, डी E ऑप्शन में नहीं है, तो हमें बताना ग्रेटेस्ट इंक्रीज कहाँ आ रहा है। अच्छा वैसे आपको अलग से नजर आ रहा होगा, एक ये इंक्रीज बहुत बड़ा है, ये इंक्रीज बहुत बड़ा है, तो या तो बी या डी आंसर होगा। अब ऐसा नहीं है आप ए चेक करने बैठ गए, सी चेक करने बैठ गए, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी होती है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्शन बी में न्यू वैल्यू है 450, ओल्ड वैल्यू देखें बीच में है, बीच में 250 और 300 के बीच में, यानी कि 275 अपॉन 275 मल्टीप्लाई बाय 100, और डी में जो न्यू वैल्यू है वो है 450 और जो ओल्ड वैल्यू है वो है 300। अच्छा ये बात मैंने नोट नहीं करी थी कि दोनों की जो एंडिंग वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि दोनों की एंडिंग वैल्यू सेम है तो जो जितना पीछे से स्टार्ट होगा उसका चेंज उतना बड़ा होगा। अब आप गौर से देखें, दोनों एंड जो हो रहा है 450 पे हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट 300 पे और ये 275 से, यानी कि ये और पीछे से हो रहा है, तो इसमें और बड़ा चेंज आ रहा है। सिंपल बी आंसर है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि बी बड़ा है, लेकिन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। The circle below shows the percent of an exercise routine that is spent on each body part. 37 मिनट स्पेंड होते हैं शोल्डर्स एंड बैक पर, तो शोल्डर्स और बैक पर जो कि 18 प्लस 23% यानी कि 41% हो जाएगा। 41% पर 37 मिनट स्पेंड होते हैं। Which of the following choices best approximates, अप्रोक्सीमेट का मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं देना,
द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन आर्म्स एंड लेग्स। तो आर्म्स और लेग्स मतलब 23 प्लस 6 यानी कि 29%। तो 29% कितने के बराबर है? अच्छा, थोड़ी सी इसमें मैथ खतरनाक है, जो ऑप्शंस भी आप देखें क्लोज क्लोज हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 29 मल्टीप्लाई बाय 37 अपॉन 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29। जब आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव टू डू इट, ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1073.3 अपॉन 41। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको थोड़ी सी मैथ करनी पड़ेगी कि आप 41 को पहले आप दिमाग चलाएंगे। चलिए ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 41 को जब आप 107 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 82। 82 तो उसकी वैल्यू है 2। 41 2 ज़ा 82। ठीक है, फिर 107 में से जब 82 को माइनस करा तो ये हो गया 25 रिमाइंडर है, यानी कि ये 253 बन गया। अब ये 253 को जब मुझे 41 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है ये 41 6 होगा 246, और कुछ मेरा रिमाइंडर बन जाएगा तो 26 पॉइंट समथिंग। इस तरह कर लेंगे तो और ज्यादा आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। 26 पॉइंट समथिंग का मतलब अप्रोक्सीमेट 26 आंसर है। बी बॉल। If the average of A 36 and 44 is 20, what is the value of A? तो देखो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला हम सब जानते हैं, सम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज हमें दिया हुआ है 20। क्वांटिटी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। सम ये 4, चले लिख लेते हैं पहले। ए ये सिर्फ बताने के लिए है, आपको प्रैक्टिस है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो कि भाई एवरेज पता है, क्वांटिटी हमने काउंट कर ली, तो मैं 20 इंटू 6, ये भी सिर्फ दिखाना है, डायरेक्ट लेते हैं 120। ये 4a हो गया, इसे प्लस करोगे ये 80 हो गया। तो 120, 80 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो गया, ये आ गया 4a। तो 4a इक्वल टू 40। नाउ द वैल्यू ऑफ a 10। द राइट आंसर इज बी। If the average of 20, 30, 40, 50 minus x and 10 plus 2x is 87, what is the value of x? है तो एवरेज 87 है। सम 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 माइनस x प्लस 10 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 1 आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। 20 प्लस 30 50, 50 100, 140, 140 प्लस 10 150, और प्लस x और 2x माइनस x, तो ये बनेगा प्लस x। तो ये हो जाएगा 5 7 35 कैरी 3, तो दिस इज द 5 8 40, तो 43 प्लस 150 इधर आके माइनस 150 हो गया। 5 माइनस 0 5, 3 में से 4 नहीं जाते, कैरी लोगे, 13 में से 4 गए, 13 में से 5 गए, तो क्या बनेगा 8 बनेगा, बाकी बचे 3 में से 1 गया तो 2। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 285। द राइट आंसर इज सी।